Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 23rd of March 2024. 23 मार्च 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। 23 मार्च का दिन बोलते ही सबसे पहले भगत सिंह जी, राजगुरु जी और सुखदेव जी याद आते हैं। तो हमारी तरफ से भी मतलब शत 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 नमन है ऐसे लोगों को जिनके कारण मतलब जो आजादी की लड़ाई थी उसमें थोड़ा तेजी आई थी और बहुत ज्यादा जो हमारी बातें थी वो जो डेफ ईयर्स थे ऑफ द ब्रिटिशर्स वहां तक पहुंच पाए थे। सो ट्रिब्यूट फ्रॉम आर एंड ऑल्सो। स्टार्ट करेंगे। आज जो मैं चीजें आपको बताऊंगा ऑब्वियस सी बात है, जैसा मैं बताता हूँ मैप ऑफ द डे एक मैप रहेगा। आज मैंने ईरान का मैप लिया है तो ईरान का मैप देखेंगे। प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीलिम्स के लिए ठीक ठाक है, मतलब फैक्चुअल पूछूंगा लेकिन ठीक ठाक रहेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा एक सी सेट का क्वेश्चन भी ऐड किया है मैंने, तो वो भी आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। न्यूज एनालिसिस ऑफ द डे देखेंगे फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर, ठीक है ना। तो कोई चीज मिस नहीं होगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैप आपको दिखा दूं, है ना। लेट्स सी द मैप ऑफ द डे। तो जैसा कि मैप आप देख पा रहे हो, मैंने आपको बताया ईरान का मैप मैंने लिया है, तो दिस इज द मैप ऑफ ईरान एज यू कैन सी। यहाँ पर आपको सबसे पहले तो ईरान के कुछ मेजर कंट्री जो सिटीज हैं वो देख लीजिए। तो ईरान आपको यहाँ दिख रहा है, जैसे कैपिटल तेहरान आपको यहाँ दिख रही है, ठीक है ना। इसके अलावा जहेदान आपको यहाँ दिख रहा है, जो अफगानिस्तान बॉर्डर है वहां पे आपको जहेदान दिख रहा होगा। देन आपका यहाँ पे चाबहार पोर्ट है, दिस इज द चाबहार पोर्ट, जो कि किधर ओपन होता है, गल्फ ऑफ ओमान में ओपन होता है। तो इंडिया के चाबहार पोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है, गल्फ ऑफ ओमान में होता है। देन यहाँ पे बंदर अब्बास भी पोर्ट है, बंदर अब्बास यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। बुशहर आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको तबरीज दिख रहा होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो प्लेसेस हैं इन द ईरान वो मैं आपको बता रहा हूँ। बुशहर हो गया या बंदर अब्बास हो गया, तबरीज हो गया, है ना। तो ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। अब जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं सबसे पहले तुर्कमेनिस्तान, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तुर्कमेनिस्तान, दिस इज द अफगानिस्तान, ठीक है, दिस इज द पाकिस्तान। एंड देन दिस इज योर यहाँ पे आपको इराक दिख रहा होगा, अजरबैजान दिख रहा होगा, है ना। ऊपर यहाँ पे आर्मेनिया भी दिख रहा होगा। दीज आर द बॉर्डरिंग कंट्रीज जो यहाँ पे बॉर्डर कर रही है ना, तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। एंड आई थिंक कुवैत का बॉर्डर बिल्कुल टच नहीं करता है ना। कुवैत का बॉर्डर टच नहीं कर रहा है, आई आई थिंक सो। एक बार हम देख लेते हैं ईरान बॉर्डरिंग कंट्रीज अलग से टाइप करके भी। तो ईरान अगर मान लो कर रहा होगा थोड़ा बहुत मैप पे, कई बार सही भी नहीं दिखता है ना। तो लेट्स सी द बॉर्डरिंग कंट्रीज ऑफ ईरान वंस। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इराक मैंने बताया, तुर्कमेनिस्तान बताया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, टर्की, आर्मेनिया एंड अजरबैजान। तो इसका मतलब कुवैत नहीं कर रहा, जैसा आपने बोला वो सही था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया, इराक, दीज आर द कंट्रीज दैट बॉर्डर इट। अब वाटर बॉडीज में बात करें तो ईरान कौन कौन सी वाटर बॉडीज को टच करता है। तो यस, ईरान इज अ कोस्टल कंट्री, कोस्ट है यहाँ पे। तो एक तो कैस्पियन सी आता है ना। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे ऊपर आपको कैस्पियन सी दिख रहा होगा, कैस्पियन सी का बॉर्डर है। देन नीचे गल्फ ऑफ ओमान है, देन इधर पर्शियन गल्फ है। तो तीन तीन है। कैस्पियन कैस्पियन सी हो गया नॉर्थ में, देन पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान आपका साउथ वाले पोर्शन में हो गया, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। वैसे तो फिर बहुत सारी इसमें चीजें हैं, जैसे नदियों की बात करेंगे तो यूफ्रेट्स आपको नदी मिलेगी, बहुत सारी चीजें हैं। इसके बहुत सारे डेजर्ट्स भी हैं, है ना। तो ईरान में डेजर्ट्स भी बहुत सारे हैं। तो वो सारी चीजें हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पॉलिटिकल मैप है एक तरीके से। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अब यहाँ पे कुछ बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन जो आप आंसर तुरंत देखते ही कर दें। तो पहला क्वेश्चन तो ऐसे है कि तुरंत देखते ही आंसर करने वाला है कि विच इंडियन स्टेट इज द फर्स्ट स्टेट टू हैव अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। कौन सा स्टेट है? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड या महाराष्ट्र। मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्टेट है वो, तो आप लोग आंसर करिएगा। दूसरा है विच कंट्री हैज बीन आइडेंटिफाइड एज वर्ल्ड्स टॉप आर्म्स इंपोर्टर बिटवीन 2019 टू 23 अकॉर्डिंग टू सिप्री रिपोर्ट। तो सिप्री आपको पता है ना, स्टॉकहोम इंटरनेशनल ये इंस्टीट्यूट है, स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट है, जो कि देखता है कि कौन से कंट्रीज कितना वेपन, कितना डिफेंस स्पेंडिंग है, ये सारी चीजें हैं। तो ऑप्शंस आपके सामने है कि रशिया, इंडिया, यूएस और पाकिस्तान सबसे ज्यादा वर्ल्ड का टॉप आर्म्स इंपोर्टर कौन रहा है 1923 से बीच में। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 1923 के बीच में सबसे बड़ा आर्म इंपोर्टर इंडिया था। तो दिस इज एज पर द सिप्री रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है, आई होप यू विल रिमेम्बर दैट। एंड तीसरा सवाल हिस्ट्री के पन्नों से उठाते हुए अपन देख रहे हैं कि कौन सा विनीशियन ट्रेवलर था जो ट्रेवल कर रहा था अपनी वाइफ के साथ एंड रीच किया था विजयनगर एम्पायर में अराउंड 1420।
तो 1420 एडी के आसपास पहुंचा अपनी वाइफ के साथ विजयनगर एम्पायर में। ऑप्शन है निकेतिन, निकोलो कॉन्टी, इब्न बतूता, फेरिश्ता। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज निकोलो डी कॉन्टी। तो निकोलो डी कॉन्टी याद रखेगा, 1420 में विजयनगर, विनीशियन ट्रेवलर था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अब आज का एक सी सेट क्वेश्चन जो उठाया है वो आप लोग देख लीजिएगा। तो स्टेटमेंट कह रहा है कि यू आर हेयर बाय अपॉइंटेड एज अ प्रोग्रामर विद अ प्रोबेशन पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड योर परफॉर्मेंस विल बी रिव्यूड एट द एंड ऑफ द पीरियड फॉर कंफर्मेशन, a line in an appointment letter। ये लिखा हुआ था, you are hereby appointed as a programmer with a probation period of 1 year and your performance will be reviewed at the end of the period of for confirmation। assumptions है a, the performance of an individual generally is not known at the time of appointment offer। second, generally an individual tries to prove his worth in the probation period। तो आपको दो assumptions दिए हैं, आपको बताना है कि only assumption 1 is implicit, only assumption 2 is implicit, either 1 or 2 is implicit, neither 1 nor 2, both 1 and 2 are implicit। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई होप यू विल बी एबल टू आंसर। ये सीसैट का प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जरूर आंसर करना है, ठीक है ना। अब आते हैं हम न्यूज एनालिसिस पार्ट में, देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स हैं आज के। तो आई थिंक 5 से 6 आर्टिकल ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं और बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा। तो अगर मैं लास्ट पेज की तरफ जाऊं तो यहाँ तो स्पोर्ट्स वाला सेक्शन है, यहाँ पे आपको इतना ज्यादा मतलब वो नहीं है ना, आप देख सकते हैं। अच्छा, अगला ओलंपिक्स का होने वाला है तो कमेंट सेक्शन में बताना तो जरा, है ना। पेरिस में होने वाला है क्या, बता देना मेरे को कमेंट सेक्शन में, आजकल ऐड भी बहुत आ रहा है। ये पहली न्यूज तो यही है कि इन ईरान द बहाई माइनॉरिटी फेसेस परसिक्यूशन इवन आफ्टर डेथ, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं बहाई के बारे में। तो बहाई इज अ कम्युनिटी जो कि मतलब बहाई वहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटी है ईरान में। कहाँ पर, ईरान में। तो पहले तो आप ये जरूर याद रखना कि बहाई इज अ माइनॉरिटी कम्युनिटी इन ईरान। और बहाई एक्चुअली रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी है। क्यों रिलीजियस माइनॉरिटी है, बिकॉज दे आर नॉन मुस्लिम रिलीजियस कम्युनिटी। माइनॉरिटी इसलिए है क्योंकि नॉन मुस्लिम है। और ये जो फेथ को फॉलो करते हैं इसको बहाई फेथ बोलते हैं। द फेथ इज नोन एज द बहाई फेथ, याद रखिएगा, द बहाई फेथ। एंड ये जो बहाई फेथ है, इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द ईरानियन गवर्नमेंट। ये ईरानियन गवर्नमेंट इसको रिकॉग्नाइज नहीं करती है। और इनका एक स्पिरिचुअल सेंटर हैफा इजराइल में भी है ना। तो हैफा इजराइल में भाई का एक इंटरनेशनल सेंटर है, स्पिरिचुअल सेंटर है। तो अब परसिक्यूशन कैसे हो रहा है, तो परसिक्यूशन देखो नॉर्मली ड्यूरिंग देयर लाइफ तो होता ही है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। लेकिन मौत के बाद भी क्या हो रहा है कि इनकी ग्रेव्स का डिस्ट्रक्शन किया जा रहा है, डिसिक्रेशन किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ईरानियन अथॉरिटीज आर डिस्ट्रॉइंग द बहाई सिमेट्री नियर तेहरान। तो बहाई सिमेट्री जो है उसको ईरान के पास वो डिसिक्रेशन कर रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं। और दिस इज द डिस्क्रिमिनेशन दे आर फेसिंग। इसके अलावा वो जब जीते रहते हैं तो उनको लिमिटेशंस मिल होती हैं, फेस करनी पड़ती हैं। एजुकेशन में हैरासमेंट होता है, इम्प्रिजनमेंट कर दिया जाता है। और यूएस और यूएन ऑफिशियल्स ने काफी क्रिटिसाइज भी किया है इस चीज को। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। तो यहाँ पे एक हमको नई चीज सीखने को मिली, एक तो भाई कम्युनिटी के बारे में सीखने को मिला, माइनॉरिटी रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी है, ईरान की कम्युनिटी है। डिस्क्रिमिनेशन कैसे ये फेस कर रहे हैं, परसिक्यूशन कैसे फेस कर रहे हैं, वो भी हमने देखा। इसके अलावा यहाँ पे देख लो एक इनका श्राइन ऑफ बाब है, याद रखिएगा, दिस इज द श्राइन ऑफ बाब विच इज द स्पिरिचुअल सेंटर ऑफ बहाइज इन इजराइली पोर्ट सिटी ऑफ हैफा। जो मैंने आपको बताया ना कि हैफा में इनका एक स्पिरिचुअल पोर्ट सिटी, इनका स्पिरिचुअल सेंटर भी है। तो वो भी आप याद रखिएगा, आई होप यू विल रिमेम्बर दैट एज वेल, इसको याद रखिएगा, ठीक है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी। यहाँ पे देखो, वरीइंग बायोडायवर्सिटी लॉस इन फिनिश कोस्टल वाटर सेज रिपोर्ट। अब यहाँ पर फिनलैंड का जो कोस्ट है वहां पे किस तरीके से बायोडायवर्सिटी लॉस हो रहा है उसके ऊपर ये आर्टिकल है। तो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंडिंग दिस एज वेल। तो फिनलैंड का जो कोस्टल वाटर है वहां पे इकोसिस्टम काफी ज्यादा रिस्क में है, बायोडायवर्सिटी काफी रिस्क फेस कर रही है। तो क्या क्या रिस्क हैं, दो रिस्क मेजरली हैं। पहला रिस्क जो है वो ऑब्वियसली बात है क्लाइमेट चेंज। द फर्स्ट रिस्क इज ऑलवेज द क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना। और दूसरा जो रिस्क यहाँ पे बताया गया है वो मैं लेट मी टेल यू दैट ऑल्सो। दो ही थे, यूट्रोफिकेशन, यस दिस इज द वन।
एक्सेस न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ के जो वाटर बॉडीज है वहां पे यूट्रोफिकेशन काफी ज्यादा हो गया है। यूट्रोफिकेशन में क्या होता है कि जैसे न्यूट्रिएंट्स एक्सेस में हो जाते हैं, है ना, न्यूट्रिएंट्स एक्सेस में हो जाते हैं, मतलब कि जैसे आपका बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वहां पे बहुत सारे ग्रीन प्लांट्स और ये सब आ जाते हैं। आ, बाकी जो एक्वेटिक लाइफ है उसके लिए सफोकेट कर देते हैं, ऑक्सीजन की कमी कर देते हैं। तो ये एक्सेस न्यूट्रिएंट्स यही इसीलिए है, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा जो ग्रीन एल्गी और ये सब ग्रो हो जाती है, या वाटर हायासिंथ है बहुत ज्यादा ग्रो हो जाएगा। तो इस कारण से क्या होगा कि जब हल्का वाटर बॉडी अगर पोल्यूट हो रही है ना, तो भी यूट्रोफिकेशन काफी ज्यादा हो जाता है, तो अनवांटेड वीड्स ग्रो कर देती हैं, और जो एक्वेटिक लाइफ है उसके लिए बचती नहीं ऑक्सीजन। तो यूट्रोफिकेशन इज वन इशू एंड क्लाइमेट चेंज इज द अनदर इशू। दे आर द मेजर ड्राइवर्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी लॉस इन द फिनिश वाटर बॉडीज, है ना। और यहाँ पे बहुत सारी की स्टोन स्पीशीज हैं जो कि डिमिनिश हो रही हैं, जैसे कि यहाँ पे ब्लैडर वरैक है, ईल ग्रास हो गया, ब्लू मजल हो गया। दे आर क्रूशियल फॉर इकोसिस्टम्स हेल्थ, दे आर आल्सो डिटीरियोरेटिंग बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है ना। एंड इट इज देयर आर 45 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस हेयर, जिसमें लोकल एक्सटिंक्शन तो हो ही रहा है, पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, एंड कोस्टल इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, तो वो डिस्ट्रॉय हो रहा है वो पूरा का पूरा। और इसीलिए किसी ने कहा कि अर्जेंट एक्शन भी है, जरूरी जरूरी है अगर आप चाहते हैं उसको बचाना तो ये आप याद रखना। ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन टू बिल्ड ऑकस सब्स, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जो है वो डेवलप करेंगे ऑकस न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स, याद रखेगा। ऑकस न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन मतलब कि ऑकस तो ग्रुपिंग है, याद रखेगा। इस ग्रुपिंग में ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, यूएस है, तीन कंट्रीज हैं ऑकस में, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस। और यहाँ पर यूके यानी ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जो है, इन दोनों ने डील कर ली है फॉर डेवलपिंग ऑकस न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, और काफी इंपॉर्टेंट है ये। और ये जो चीज है ये भी बताता है कि ये एक मतलब बहुत ज्यादा पीसफुल ये ग्रुपिंग नहीं होने वाली है, एंड ये एक तरीके से मिलिटरीली भी इंगेज होंगे। ऑब्वियसली बात है, मिलिट्री मसल ही बढ़ाने के लिए आप न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बना रहे हो ना, तो वो दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर जो मतलब आपकी जो ग्रुपिंग है वो इकोनॉमिक ग्रुपिंग नहीं है, एक तरीके से एक मिलिट्री ग्रुपिंग है, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, इसको आप याद रखिएगा। एंड आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। चाइनीज कोस्ट गार्ड ट्राइज टू ब्लॉक फिलिपिनो वेसल्स इन साउथ चाइना सी। तो चाइनीज ऑब्वियस बात है, साउथ चाइना सी के डिस्प्यूट के बारे में आप सब जानते हैं। एक चीज बता दूं, साउथ चाइना सी में कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ये कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व है इन द साउथ चाइना सी डिस्प्यूट। तो यहाँ पे याद रखिएगा, ऑब्वियस रहता है चाइना तो रहेगा ही रहेगा, फिलीपींस रहेगा, वियतनाम रहेगा, मलेशिया रहेगा, ताइवान रहेगा, एंड ब्रुनई। दे आर ओवरलैपिंग, दे हैव ओवरलैपिंग उनको क्लेम्स ओवर द साउथ चाइना सी। और इस सब कहते हैं कि भाई हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, कोई कहता है हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है यहाँ पे। तो इस कारण से लड़ाई पूरी चल रही है। तो फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ताइवान, ब्रुनेई, they have overlapping territorial claims over this, and that is the reason why यहाँ पर मतलब साउथ चाइना सी हमेशा डिस्प्यूटेड रहता है। तो याद रखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको आप समझ लीजिए। देन फिनलैंड टू रिज्यूम फंडिंग टू यूएन पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी एजेंसी। तो यूएनआरडब्ल्यूए, हम सबको पता है यूएनआरडब्ल्यूए अभी बीच में न्यूज में था, क्योंकि जो गवर्नमेंट्स थी, कंट्रीज थी, उन्होंने कहा था कि भाई हम फंडिंग नहीं देंगे, है ना, दे हैव स्टॉप्ड द फंडिंग फॉर दिस। तो ये न्यूज में है, देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज इन द नियर ईस्ट, यूएनआरडब्ल्यूए बोलते हैं। इसका फॉर्मेशन अगर मैं आपको बताऊं तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1949 में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा बनाया गया था। मिशन है टू सपोर्ट द रिलीफ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज। हेल्प किसको करता है? तो पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज जो कि डिस्प्लेस हो गए थे ड्यूरिंग द 1948 पैलेस्टीनियन वॉर या फिर उसके सब्सिक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट्स में, तो उनको हेल्प करता है। क्या क्या सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं? तो बहुत सारी सर्विसेज हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर, एजुकेशन, रिलीफ, सोशल सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, माइक्रो फाइनेंस एक्सेट्रा। फंडिंग की बात करें तो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द मेंबर स्टेट्स, जो यूएन स्टेट्स हैं, यूएन मेंबर स्टेट्स हैं, वहां से वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन आता है। एंड अभी रिसेंटली क्यों कंट्रोवर्सी थी? बिकॉज पोटेंशियल कट्स टू द यूएनआरडब्ल्यूए फंडिंग, है ना, तो यूएनआरडब्ल्यूए फंडिंग में कट्स हो गए थे, इस कारण से ये न्यूज में थे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अब एक न्यूज आई थी आज क्रिटिकल मिनरल्स की, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, लेट्स सी दैट आल्सो। यहाँ पे आगे ही न्यूज है, इंडिया के क्रिटिकल मिनरल्स न्यूज में थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंडिया नाउ आइज अफ्रीका फॉर द क्रिटिकल मिनरल्स। तो इंडिया जो है वो अफ्रीका से क्रिटिकल मिनरल्स लेने की उम्मीद है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के साथ वो लिथियम लेना चाहते हैं। लिथियम आपको पता है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उनकी बैटरीज बनाने के बहुत काम आती है।
तो ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। यहाँ पे इंडिया ने 30 क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट निकाली थी, वो मैं एक बार आपको बता दूं। तो 30 क्रिटिकल मिनरल्स इंडिया के ए से लेकर अल्फाबेटिकली अगर हम बताएं तो, अल्फाबेटिकली तो नहीं लेकिन हम बताएं तो, एंटीमनी ए है, बेरिलियम है, बिस्मथ है, कोबाल्ट है, कॉपर है, यहाँ कैडमियम है, गैलियम है, जर्मेनियम है, ग्रेफाइट है, हैफनियम है, इंडियम है, लिथियम है, मोलिब्डेनम है, नियोबियम है, निकल है, पीजीई है, देन फास्फोरस है, पोटैश है, आरईई, हीनियम, सिलिकॉन, स्ट्रोंशियम, टैंटेलम, टेल्यूरियम, टिन, टाइटेनियम, टंगस्टन, देन यहाँ पे आपका वेनेडियम, जिरकोनियम, सेलेनियम। ठीक है, तो ऑल दीज आर द क्रिटिकल मिनरल्स जो कि 30 लिस्ट इंडिया ने निकाली है उसके अंतर्गत है। और जीएसआई यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो इसकी एक्सप्लोरेशन करता है ना। रियासी डिस्ट्रिक्ट आपको याद होगा, जम्मू कश्मीर का रियासी डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको बताया था, जहां पर आपको लिथियम के रिजर्व्स मिले थे, है ना। तो रियासी डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू कश्मीर वाज नोन फॉर दैट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दिस। एक और न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स हैं आज के। तो उसमें एक इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल आया है, उत्तर प्रदेश से एक न्यूज आ रही है, तो लेट्स सी दैट एज वेल। अच्छा, एडिटोरियल आज नहीं अपन के कोई भी एडिटोरियल काम का नहीं है, मत पढ़ना, टाइम वेस्ट मत करना। अपना जो भी एनालिसिस है 20-25 मिनट का ना, उसमें देख करके आपको जो मिल रहा है उससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है जानने की। हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया है। तो क्या है ये एक्ट, उसके बारे में देख लेते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश का जो मदरसा एजुकेशनल एक्ट है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब इस एक्ट के बैकग्राउंड के बारे में बताऊं तो 2004 में उत्तर प्रदेश लेकर के आया था, उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 में। ठीक है ना। ये स्टैब्लिश करता है बोर्ड को जो कि ओवरसी करेगा मदरसाज, इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस एंड ट्रेडिशनली फोकस करेगा रिलीजियस एजुकेशन पे। ठीक है ना। तो अब ये एक्ट जो था इसने किस तरीके से वायलेट किया, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना है कि इसने सेक्युलर प्रिंसिपल्स को वायलेट किया है, सेक्युलरिज्म को वायलेट किया है। क्यों? बिकॉज स्टेट कैन नॉट क्रिएट अ बोर्ड स्पेसिफिकली फॉर रिलीजियस एजुकेशन। याद रखिएगा, यहाँ पे सुप्रीम हाई कोर्ट का कहना यह है कि स्टेट कैन नॉट क्रिएट अ बोर्ड स्पेसिफिकली फॉर रिलीजियस एजुकेशन और डिस्क्रिमिनेट बाय ऑफरिंग डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम्स बेस्ड अपॉन रिलीजन। ऐसे तो फिर कल को हर बोर्ड बनाते जाएंगे वो ऐसे रिलीजन एजुकेशन के लिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत मॉडर्न एजुकेशन के लिए वो मतलब वो रखते हैं। एंड एजुकेशन जो होना चाहिए शुड बी मॉडर्न, शुड बी यूनिवर्सल एंड शुड प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर द फ्यूचर एंड शुड नॉट बी लिमिटेड टू द रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। ये केवल और केवल रिलीजियस इंस्ट्रक्शन बन के ना रह जाए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि दैट द उत्तर प्रदेश बोर्ड फॉर मदरसा एजुकेशन एक्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इंपैक्ट इसका क्या पड़ेगा, तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कहा कि आपको जो स्टूडेंट्स अभी एनरोल्ड हैं उनको इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद अदर एजुकेशन स्कूल्स, प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम के साथ उनको एनरोल करना पड़ेगा। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।